तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डेरिवेशन आपका किया था, जिसमें हम लोग मोमेंटम इक्वेशन डिराइव किए थे हाइड्रोलिक जंप का। ठीक है, तो अब उसमें देखते हैं कि डेरिवेशन में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे इसको। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ हल्का सा, ताकि आगे जो डेरिवेशन है वो इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि वो कंटिन्यू आपके हो जाएंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन रख के मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने जो इक्वेट किया था P1 माइनस P2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 पे। ठीक है, इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन निकला था। यहाँ से फिर हम लोग इसको सॉल्व किए थे, फिर हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट में लेके आए थे, और फिर इसको ऐसा किया गया था कि क्यू स्क्वायर बाई जी के टर्म में इसको बना दिया गया था। और आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो आपका वाई सी होता है, ठीक है, वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी पे पावर 1/3 होता है, या कह सकते हो वाई सी क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब अभी आगे एनर्जी लॉस निकाला जाएगा तो वहां पे सेम इक्वेशन आपका ये चीज एप्लीकेबल होगा। तो एनर्जी इक्वेशंस में आपका थोड़ा सा ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको दोबारा अभी वहां पे यूज में आएगा आपके। ठीक, तो इस वाले में फिर आपका इसी को यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो फिर हमने क्या किया था, अब इस वाले टर्म को फ्रॉड नंबर में चेंज करना था। तो फ्रॉड नंबर में चेंज करने के लिए आपका F इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट G इंटू डी होता है। जब एफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा आपका, सिर्फ जी और डी बचेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल के लिए डी बराबर ए बाई टी होता है। ठीक है, तो बी इंटू वाई अपॉन बी करोगे तो ए, सॉरी, जो हाइड्रोलिक डेप्थ होगा रेक्टेंगुलर के लिए वो वाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, सॉरी, अपॉन जी वाई हो जाता है। ठीक, अब आपको पता था कि Q इज इक्वल टू वी इंटू वाई होता है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर वी स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की। तो यहाँ जब रखोगे तो ये वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन जी वाई क्यूब। ठीक, तो इन ये कुछ बेसिक्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन ये आगे कंटिन्यू होंगे। जो जिस स्टेप तक एग्जाम में पूछेगा आप एग्जाम में उस स्टेप को डिराइव करोगे, क्योंकि उसके बाद आपको एग्जाम में कोई श्योर नहीं है कहाँ से क्या पूछेगा। ठीक है, तो जिस स्टेप तक पूछे वहां तक आप उसको कम से कम डिराइव करिए। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोगों ने फ्रॉड नंबर को रिप्लेस किया था, और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि एक y1 क्यूब से डिवाइड किया था कि फ्रॉड नंबर के टर्म में वो पूरा इक्वेशन बन सके। तो ये जो आपका इक्वेशन था, इस पूरे को हम लोगों ने आपका फ्रॉड नंबर को लाने के चक्कर में हम लोगों ने पूरे को y1 क्यूब से दोनों साइड डिवाइड किया था। लास्ट में मैंने बताया था कि हम लोग y1 क्यूब से इसको दोनों साइड से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोगों ने y1 क्यूब को दोनों साइड से डिवाइड किया तो इसके बाद आपको ये देखने को मिला होगा यहाँ पे कि
ये आपका कह सकते हो कि यहां से जब y1 कटेगा, मान लो यहाँ हमने y1 क्यूब रखा है, तो एक y1 से ये कैंसिल होगा, ठीक, तो यहाँ y1 स्क्वायर बचेगा। तो एक y को यहाँ रखते हैं तो ये हो गया y2 अपॉन y1। अब एक y1 बचा, उसको यहाँ लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो y2 अपॉन y1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये बराबर इसके होगा, यहाँ फ्रॉड नंबर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें लास्ट टर्न पे आपकी हो चुकी थी। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशंस देखे थे कि यहाँ पे आपका ये वैल्यू रखने के बाद हम लोगों ने इसको शिष्टाचार वाले फार्मूले पे इक्वेट किया था, ठीक है। और वहां से जब इक्वेट किया हम लोगों ने तो ठीक यहाँ तक हम लोगों ने इक्वेट किया था लास्ट लेक्चर में आपके। अब वहीं से आगे चलते हैं। तो ये जो इक्वेशन निकला था, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो भी निकला था ये आपका शिष्टाचार यूज करके निकाला गया था। मैंने कहा था कि बस सिंपल उसको निकाल के आप वैल्यू रखिएगा, और वहां पे जो फार्मूला आपका था उसमें बस x की जगह आप लोगों को क्या करना था, y2 अपॉन आप कह सकते हो कि y1 करना था, ठीक है। y2 अपॉन आपको y1, जैसे कि जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। और यहाँ पे x अननोन था, तो ये जो y2 अपॉन y1 है यही आपका x होता है, ठीक है। इसको x ले लिया गया है और इसके बाद ये सारी वैल्यू रखी गई है। सिंपल वही इक्वेशन है यहाँ पे, और ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा, यानी कि जो ये इक्वेशन आपका है, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोगों ने सिंपल सिंप्लीफाई किया, और फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला था, यही आपका था। ये जो आपका यहाँ बचता है ये टर्म, ठीक है, ये जो टर्म बचता है आपका ये होता है सीक्वेंट डेप्थ रेशियो। ये जो y2 अपॉन y1 आता है, इसी y2 अपॉन y1 को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है। सीक्वेंट डेप्थ क्या होता है, जंप के बनने के पहले और बाद में, यानी y1 जो पहला डेप्थ जंप के और y2 जंप के बाद का डेप्थ, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब रेशियो लेंगे y2 अपॉन y1, दैट इज योर सीक्वेंट डेप्थ रेशियो होता है, ठीक। अब बात आती है कि अगर इसी इक्वेशन को किसी और टर्म में रखा जाए, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग किसी और टर्म में रखते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि नहीं हमको y2 अपॉन y1 नहीं दिया है, हमको y1 अपॉन y2 दिया, हमको वहां से निकालना है, तब क्या होगा। या एग्जाम में मान लीजिए आपके पास फ्रॉड नंबर f1 की जगह आपको f2 दे दिया है, कि मान लीजिए इस बार कह रहा है नहीं भैया फ्रॉड नंबर 1 नहीं देंगे, इस बार फ्रॉड नंबर 2 दे देते हैं, तो एग्जाम में क्या करोगे आप लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर क्या किया है, जो भी इक्वेशन आपके हैं, y1 क्यूब को दोनों साइड डिवाइड किया हम लोगों ने, y1 क्यूब से डिवाइड किया है, ठीक। तो अगर हम y2 क्यूब से डिवाइड कर दें तो चीजें क्या होंगी, y2 क्यूब से डिवाइड करो तो ये y2 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा y1 अपॉन y2, यहाँ आ जाएगा y1 अपॉन y2, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब सेम वही चीजें जो कि y1 डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आया था,
वो जब y2 डिवाइड होगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी को देखो, मैंने कहा ना कि जब हम y2 क्यूब से सेम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, कौन से इक्वेशन को, मैं फिर उस इक्वेशन पे आता हूँ। इस वाले इक्वेशन को, अब इसी इक्वेशन को हम लोग y2 क्यूब से डिवाइड करें, तो यहाँ रखते हैं y2 क्यूब, एक कटेगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा y2 स्क्वायर, एक y2 बाहर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा y1 अपॉन y2, ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा y1 अपॉन y2, y1 अपॉन y2 प्लस 1। ठीक है, और इधर जाओगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी y2 क्यूब, 2q²। ठीक है, और ये जो क्यू स्क्वायर बाई जी y2 क्यूब है, यही आपका होता है f2²। अगर f1 था, ठीक है, देखो यहाँ f1 था यहाँ पे, तो यहाँ जी y1 क्यूब था। अगर f2 होगा तो क्या हो जाएगा, q² अपॉन जी y2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसी इक्वेशन का एक और फॉर्मेट भी होता है कि इसी सीक्वेंट डेप्थ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y1 अपॉन y2 के टर्म में, और ये फिर f2 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तरीका क्या याद करने का कि y और f में इनवर्सली का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर इधर y2 अपॉन y1 है तो इधर f1 होगा, और इधर अगर y1 अपॉन y2 है तो यहाँ पे f2 होगा। ठीक, क्योंकि f और y का रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू, अगर देखा जाए, f² इक्वल टू q² अपॉन जी y1 क्यूब, ऐसे है। तो f2 में f1 आता है, और f1 में ऐसे, मतलब y देखो नीचे आ रहा है, सॉरी ये f1 है तो ये y1 है। तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी इसको लिख लो सही से। मैं जो कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ आप लोगों से कि f इज इक्वल टू q² अपॉन जी वाई होता है, f² इक्वल टू, अगर ये f1 होगा तो ये y1, सिमिलरली अगर ये f2² इक्वल टू हो जाएगा तो ये q² जी y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से बात करते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y1 अपॉन y2 के फॉर्मेट में। ठीक, तो देखिए, उतना रखने के बाद ये जो बेलांगर मोमेंटम इक्वेशन, इसी को हम लोग कहते हैं ना सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं बेलांगर मोमेंटम इक्वेशन। तो फिर वही करके जब इसको y1 अपॉन y2 के फॉर्मेट में ले आएंगे, तो इसको नोट करिए, नाउ डिवाइडिंग द सेम इक्वेशन बाई y2 क्यूब ऑन बोथ साइड। जहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन था उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से, कि वहाँ हम y1 क्यूब से डिवाइड किए थे, यहाँ आपको y2 क्यूब से डिवाइड करना है। जब y2 क्यूब से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से डिवाइड होके यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक, एक बार ट्राई करके देखिए इतना बन रहा है कि नहीं, जो बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं एक बार फिर ओपन कर रहा हूँ बेसिक इक्वेशन, उसको नोट करिए और वहां से उसको डिराइव करिए। बेलांगर मोमेंटम इक्वेशन लास्ट टर्म पे डिराइव हुआ था,
अब आप लोग उसके बाद फिर लिखिए, नाउ कंसिडरिंग द सेम इक्वेशन, यहाँ से सॉरी, जस्ट अ मिनट। इस वाले इक्वेशन से इसको उठाइए यहाँ से, और अब इसको y2 क्यूब से डिवाइड करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है, और फिर यही स्टेप आपको पूरा रिपीट करना है जैसे कि इसमें हुआ है। तो इसको एक बार डिराइव करके ट्राई करिए कि यहाँ से डिराइव कर रहे हैं तो ये सारी चीजें फिर से वैसे की वैसी होंगी। यहाँ पे आपका अब F2 आ जाएगा, क्योंकि ये y2 रहेगा तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है। y1 की जगह आपका y2 आ जाएगा, और F1 की जगह आपका F2 आ जाएगा। तो इसको डिराइव करिए, देखिए कितना आ रहा है, सेम इक्वेशन फिर निकल के आएगा। फिर वही आपका इक्वेशन जो होगा, फिर आपका कह सकते हो कि आपका अब इस टर्म में आएगा, जो हमने इसको y2 क्यूब से डिवाइड किया, तो अब ये इक्वेशन इस टर्म में आ जाएगा, y1 अपॉन y2 1 प्लस y1 अपॉन y2 क्यू स्क्वायर बाई जी y2 क्यूब इज इक्वल टू F2 स्क्वायर, ठीक है।
अब F2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन अंडर रूट G/2। ठीक है, अगेन वही स्टेप हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये इक्वेशन अब आ जाएगा, जो कि पहले हमारा था y2 अपॉन y1। ठीक है, अब आ जाएगा y1 अपॉन y2, और ये बराबर था 1/2 ब्रैकेट में -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8, वहाँ F1 स्क्वायर था, यहाँ F2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होता है। ठीक है, यानी अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई ऐसा टर्म न्यूमेरिकल आ गया जहां पे सीधे कहता है कि द रेशियो ऑफ y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू 2.5, ऐसे दे दिया, ठीक, और F2 इज इक्वल टू दिस, तो आपको फिर यही लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है उसको लगाने का। ठीक है, क्योंकि और कोई कंस्टेंट दिए नहीं होंगे, या तो फिर वहां से आप F1 निकालिए, तो प्रोसेस लेंदी होगा, फिर F1 निकालने वैल्यू पुट करेंगे, फिर से वही चीज आएगी आपकी। ठीक, तो इसको एक बार डिराइव करके देखिए, इतना आ रहा है कि नहीं, आपका सेम स्टेप है, सिंप्लीफाई करना है और रीअरेंज करके रखना है उसको। ठीक है, हमें ये इक्वेशन का आउटपुट निकालना है, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में किया हुआ है, ये वाले टर्म का। ये दोनों डेरिवेशन आपको पूछे जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग कॉपी पर उठा के डिराइव कर लीजिए खुद से, कहाँ पे दिक्कत हो रही है देखो रख करके वैल्यू को। सो आई थिंक यहाँ तक का डेरिवेशन हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन को दो तरह के लिखने के तरीके थे आपके पास।
और इसमें हम लोगों ने दोनों को देखा कि मतलब आप कह सकते हो कि जो भी आपके इक्वेशंस थे एक तरीके से, वो जो मैंने बताया अभी को मोमेंटम इक्वेशन, उसका अगर स्टार्टिंग देखा जाए आप लोगों का, तो स्टार्टिंग मैंने जो स्टार्ट किया आप लोगों को इस डायग्राम से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम वगैरह में आता है तो आप लोग इसको स्टार्ट यहाँ से करोगे, पहले एक डायग्राम बनाओगे हाइड्रोलिक जंप का। ठीक है, फिर एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम लेके चलोगे, कंपोनेंट दिखाओगे, P1 क्या है, P2 क्या है, FS क्या है, W क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखानी होंगी। फिर इसके बाद इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि हम मानते हैं इसमें। पहला, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सब जीरो मान लेते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक माना जाता है, स्मॉल स्लोप लिया जाता है चैनल का। ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा को निगलेक्ट करते हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा की वैल्यू को हम लोग 1 ले लेते हैं। ये हो गए कुछ एजम्पशंस। फिर इस एजम्पशंस के बाद हम लोग इसमें मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं P1, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक P1 माइनस P2 माइनस FS प्लस W sin थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1, ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। और अप्लाई करने के बाद, ठीक है, हम एक एक वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करते हैं कि जैसे P1 क्या होगा, तो गामा ए वन बार गामा A2 Y2 बार cos थीटा, ये F की वैल्यू है। F इक्वल टू पढ़ा है आप लोगों ने रोजी AH बार। ठीक है, तो वहां से हमें P1 यानी प्रेशर फोर्स निकलेगा सेक्शन 1 के लिए, सिमिलरली P2 निकलेगा। प्लस हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल के लेके चल रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर चैनल में आपका जो Y2 या सॉरी Y बार जो होता है वो Y/2 पे होता है। CG निकालोगे रेक्टेंगुलर का तो Y बार आएगा और वो आएगा Y/2 पे। ठीक, फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे मोमेंटम इक्वेशन जैसे हम लोग करते आ रहे थे। और उस मोमेंटम इक्वेशन को हम लोगों ने फिर अपने तरीके से ब्रेक किया फॉर्मेट्स में कि हमें जो लेके आना था उसको लेके चले यहाँ से। ये सारी चीजें बीटा 1 मान लिया गया, फिर ये लेके चले हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल की बी को भी 1 मान ले रहे हैं। तो जो ए होगा वो होता है बी इंटू वाई, और यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 1 इंटू वाई, तो यानी ये हो जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये चैनल भी आपका उसमें चला गया फिर यूनिट विड्थ वाले पे। ठीक, और ए इंटू ए इक्वल टू वाई हो गया, तो क्यू बराबर होता है ए इंटू वी, और ए बराबर वाई इंटू वी है, और इंटू 1 रखेंगे बी की जगह। तो जब क्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका क्यू बाई बी का रेशियो। और क्यू बाई बी आपको पता है कि डिस्चार्ज इंटेंसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू कहते हैं। ठीक, और इसके बाद फिर इस टर्म को और सिंप्लीफाई करते चले गए हम लोग। सिंप्लीफाई करते गए तो फिर हमारा ये टर्म निकल के आया। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने सब इसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद हमारा फिर से ये इक्वेशन डिराइव हो गया, बेलांगर मोमेंटम इक्वेशन या सीक्वेंट डेप्थ रेशियो फॉर अ हाइड्रोलिक जंप। ये सारी चीजें निकल के आती हैं हमारी। ठीक है, और इसके बाद जब डिराइव किए तो ये इक्वेशन निकला जो मैं अभी ब्रैकेट में कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन आपका है, ये आपके लिए कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हाइड्रोलिक जंप के लिए। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए हाइड्रोलिक जंप में। इसी को हम लोग सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं या बेलांगर मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आपको आना चाहिए वहां पे। और इसी को जब रीअरेंज किया गया हम लोगों ने एक और फॉर्मेट में,
तो यानी ये y2 अपॉन y1 था, अब हमें y1 अपॉन y2 लेके आना था। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको y1 अपॉन y2 के चक्कर में फिर हमने इसको रीअरेंज किया और फिर ये वैल्यू ये निकल के आ गई आपकी। ठीक है, जो आपका है y1 अपॉन y2 के टर्म में ये वाली वैल्यू। ठीक, तो अब यहाँ तक तो हो गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से आगे निकलता है एनर्जी लॉस का इक्वेशन आपका, जो रेक्टेंगुलर चैनल में पूछता है एक्सप्रेशन फॉर, ये वाली टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ 11:10 से। ठीक है, 11 बजे 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तो 11:10 से मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लोग कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस। तो थैंक यू क्लास।